हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न यूपी टीजीटी 2021 में पूछे गए थे और आज के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज की क्लास आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, ब्राह्मण अपभ्रंश। आज के सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बताइए, अगर हम यहाँ पर बात करें ब्रज भाषा के विकास की, तो दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा। तो पहले ऑप्शन यहाँ पर सही है, शौरसेनी अपभ्रंश से ब्रज भाषा का विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। एक ही कथानक चेतन उपेंद्र नाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है, उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, एक नन्ही कंदील, गर्म राग। आपको यहाँ पर बताना है कि उपेंद्र नाथ अश्क के उपन्यासों में से ऐसा कौन सा उपन्यास है जिसका नायक चेतन नहीं है? अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा ऑप्शन हमारा सही होने वाला, गर्म राग का नायक चेतन नहीं है। अगर हम बात करें उपेंद्र नाथ अश्क की, तो उपेंद्र नाथ अश्क को मध्य वर्ग का चितेरा उपन्यासकार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्तोद्बोध विधायिनी स्फुरंती सत्कर्वेर बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी, उक्त कथन किसका है? मम्मट, रुद्रट, वाग्भट, विश्वनाथ। आपको बताना है कि ये महत्वपूर्ण कथन किसके द्वारा कहा गया है। अगर हम इस महत्वपूर्ण कथन की बात करें, तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, वाग्भट का ये महत्वपूर्ण कथन है। अगर हम बात करें आचार्य मम्मट की, इन्होंने ग्रंथ लिखा है काव्य प्रकाश, एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। विश्वनाथ की बात करें साहित्य दर्पण, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी आप नोट करते ही चलेगा। आज की क्लास में जो भी फ्रेंड्स आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे, अपनी नोटबुक में नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? 15, 51, 99 या 105? बताइए। अगर हम यहाँ पर बात करें शिवराज भूषण की, तो कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो ऑप्शन की बात करें, पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, 105 अलंकारों का इसमें निरूपण हुआ है। अगर हम शिवराज भूषण की बात करें, तो ये 1673 ईस्वी में इसकी रचना की गई। 1673 ईस्वी में इसकी रचना की गई। किसके द्वारा की गई? कवि भूषण के द्वारा। कवि भूषण के द्वारा इसकी रचना की गई और इसमें 382 छंदों का इसे विशालकाय ग्रंथ भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। और अगर आप हमसे बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। तो चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमारा 5वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभव नहीं है? रोमांस, कंप, विषाद, प्रलय। यहाँ पर पूछा गया है कि सात्विक अनुभव कौन सा नहीं है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, विषाद क्या है? सात्विक अनुभव नहीं है। अगर हम अनुभव की, यहाँ पर अनुभव पूछा गया है, अगर हम अनुभव की बात करें तो अनुभव क्या होते हैं? तो स्थायी भाव के जागृत होने के पश्चात होने वाली आश्रय की चेष्टाएं अनुभव कहलाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। वीणा पाणी में समास है, क्रमधारय समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाते ही चलेगा, कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और आगे भी इसके पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। बताइए, वीणा पाणी में कौन सा समास है? अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा। वीणा पाणी में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। अगर हम यहाँ पर बात करें बहुब्रीहि समास की, तो जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की यहाँ क्या हो प्रधानता होती है, उसमें कौन सा समास होता है? उसमें बहुब्रीहि समास होता है। ये कई बार यहाँ से एग्जाम में ये परिभाषा इसकी पूछी गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नम शब्द के योग में विभक्ति होती है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। यहाँ आपको बताना है कि नम शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो ऑप्शन की बात करें, पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा। तो नम शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। और नम का अर्थ क्या होता है? नमस्कार। नमस्कार, नम का अर्थ क्या है? नमस्कार। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है, उसमें होता है बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ही एग्जाम में यहाँ पर एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा कर यहाँ पर 2 बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा समास है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर हमारा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा। तो पहले ऑप्शन हमारा सही है, जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है, वहाँ पर कौन सा समास होता है? वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। खुली आंखों का सपना यात्रा व्रत के लेखक है? मरुधर,
मृदुल, हरिसुमन बिष्ट, सितेश आलोक, वल्लभ डोभाल। आपको बताना है कि खुली आंखों का सपना यात्राव्रत के लेखक कौन है। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो दूसरा हमारा ऑप्शन नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा। पहला ही ऑप्शन हमारा सही है, खुली आंखों का सपना यात्राव्रत के लेखक है मरुधर मृदुल। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है। अगर हम ऑप्शन की बात करें, इसमें सभी नाटक संध्या होती है, इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं, ये सर्गों में विभक्त होता है, इसके आरंभ में देववादी को नमस्कार, आशीर्वाद और वस्तु निर्देश होता है। यहाँ पर आपको महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य यहाँ पर आपको पहचानना है। बताइए कौन सा कथन असत्य है। अगर हम बात करें असत्य कथन की तो पहला हमारा असत्य कथन नहीं है, तीसरा भी नहीं है, चौथा भी नहीं है। दूसरा हमारा क्या है, असत्य कथन है, इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं, यही हमारा क्या है, असत्य कथन है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है। ऋषिकेश सुलभ, प्रदीप जायसवाल, सत्यकेतु विद्यालंकार, डॉक्टर धर्मवीर। आपको यहाँ पर बताना है कि वध स्थल से छलांग कहानी किसकी है। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा। पहला ऑप्शन हमारा सही है, वध स्थल से छलांग कहानी किसकी है, ऋषिकेश सुलभ की कहानी है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। सभी स्वर होते हैं, दीर्घ, महाप्राण, अघोष, अल्पप्राण। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए सभी स्वर क्या होते हैं। ऑप्शन की बात करें, पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा ऑप्शन हमारा सही है, सभी स्वर क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। पद्मावत का बांग्ला अनुवाद किसने किया था। मगन ठाकुर, आलो उजाला, नसरुद्दीन हुसैन, सुजादुद्दौला। बताइए पद्मावत का बांग्ला अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। अगर हम बात करें किसके द्वारा किया गया था तो ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, आलो उजाला के द्वारा पद्मावत का बांग्ला में अनुवाद किया गया था। अगर हम इसका बांग्ला अनुवाद की बात करें तो काफ़ी पुराना बांग्ला अनुवाद है पद्मावत का, और ये अनुवाद अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने सन 1650 ईस्वी के आसपास आलो उजाला नामक एक कवि से इसका क्या किया था, इसका अनुवाद कराया था। किसके द्वारा कराया गया था, तो मगन ठाकुर ने इसका अनुवाद किससे कराया था, आलो उजाला से कराया था। ये भी क्वेश्चन कई बार यहाँ से घुमा फिरा कर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपको नहीं पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखते हुए चलना है। आपको यहाँ पर सुमेलित नहीं है वो पहचानना है। प्रभा खेतान, अपने अपने चेहरे, नासिरा शर्मा, ठीकरे की मंगनी, सूर्य बाला, अग्निपंखी, मरुदुला गर्ग, एक जमीन अपनी। आपको बताने की कौन सी रचना इसमें यहाँ पर सुमेलित नहीं है। अगर हम बात करें पहले ऑप्शन की तो पहला ऑप्शन हमारा प्रभा खेतान, अपने अपने चेहरे, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। नासिरा शर्मा, ठाकरे की मंगनी, सूर्य बाला, अग्निपंखी। तो ऑप्शन की अगर हम बात करें तो चौथा ऑप्शन हमारा क्या है, सुमेलित नहीं है। मरुदुल्ला गर्ग, एक जमीन अपनी, इनकी रचना नहीं है। अगर हम एक जमीन अपनी की बात करें तो किसकी रचना है, तो चित्रा मुदगल की ये रचना है। किसकी रचना है, चित्रा मुदगल की रचना क्या है, एक जमीन अपनी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। हिंदी के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से एक कथन इसमें असत्य है। यहाँ पर असत्य कथन आपको पहचानना है। पहला ऑप्शन की बात करें, हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ। हिंदी का विकास लगभग 1000 ईस्वी से माना जाता है। हिंदी अपभ्रंश के बाद की भाषा है। हिंदी एक योगात्मक भाषा है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा कथन इसमें असत्य है। यहाँ पर असत्य कथन आपको पहचानना है। अगर हम बात करें असत्य कथन की तो ऑप्शन की बात करें, दूसरा ऑप्शन हमारा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा। तो पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। यहाँ पर असत्य पूछा गया है तो असत्य कथन हमारा क्या है, पहला है। हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है, यही कथन क्या है हमारा, असत्य है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। फ्रेंड्स हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। आप हमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे, जिससे क्या है कि हमारा मनोबल भी घटता जा रहा है। और हम इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। क्या आपको हमारी वीडियो पसंद नहीं आ रही तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमारा 16वां क्वेश्चन है, लिपि के विकास का क्रमिक सोपान है। आपको यहाँ पर क्रमिक सोपान दिए गए, आपको पहचाना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। सूत्र लिपि, चित्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक लिपि। भावमूलक लिपि, सूत्रलिपि, चित्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि। चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक लिपि। सूत्रलिपि, भावमूलक लिपि, चित्रलिपि या प्रतीकात्मक लिपि। आपको बताने कि किसका क्रम यहाँ पर कौन सा यहाँ क्रमिक सोपान यहाँ पर सही दिया गया है। बताइए। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा,
दूसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। पहला हमारा क्या आएगा, चित्रलिपि आएगी, उसके बाद क्या आएगा हमारा सूत्र लिपि आएगा, फिर हमारा क्या आएगा प्रतीकात्मक लिपि आएगा, और फिर हमारा क्या आएगा भावमूलक लिपि आएगा। तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी है। आपको यहाँ पर आरोही क्रम में यहाँ पर पूछा गया है कि इनका प्रकाशन वर्ष के अनुसार कौन सा यहाँ पर कथन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सी श्रेणी यहाँ पर सही लिखी गई है। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन की बात करें, पहले ऑप्शन की बात करें, जय भारत साकेत भारत भारती यशोधरा, भारत भारती साकेत यशोधरा जय भारत, भारत भारती जय भारत साकेत यशोधरा, यशोधरा साकेत भारत भारती या जय भारत। आपको बताने की कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर 2 सही होने वाला है, भारत भारती साकेत यशोधरा और जय भारत। अगर हम इन सभी रचनाओं की बात करें तो ये रचना किसके द्वारा लिखी गई है, तो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा ये रचना लिखी गई है। मैथिली शरण गुप्त की क्या है ये रचनाएं है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन है। निर्मल वर्मा, शिवपूजन सहाय, रामविलास शर्मा, रघुवीर सहाय। आपको यहाँ पर बताना है कि वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन है, बताइए। अगर हम यहाँ पर बात करें ऑप्शन की, तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है, दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। यह रचना किसकी है, शिवपूजन सहाय की रचना है। अगर हम निर्मल वर्मा की बात करें तो लाल टीन की छत इनके द्वारा रचना लिखी गई है। रामविलास शर्मा की बात करें, निराला की साहित्य साधना इनके द्वारा रचना की गई है। रघुवीर साई की बात करें, सीढ़ियों पर धूप में इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। और फ्रेंड्स हमारा आज का प्रयास ये है कि हम कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का यहाँ पर रिवाइज करा सके। हमारा 19वां क्वेश्चन है, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउल वेली, कुवलीय माला कथा, वर्ण रत्नाकर। आपको बताना है कि कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित ऐसा कौन सा इनमें से ग्रंथ है। तो कौन सा ग्रंथ है, तो ऑप्शन की बात करें, पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा। राउल वेली क्या है, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन इसमें किया गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें उक्ति व्यक्ति प्रकरण की, तो दामोदर शर्मा द्वारा रचित हिंदी व्याकरण का पहला ग्रंथ कौन सा माना जाता है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण माना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में यहाँ से पूछा गया है। वर्ण रत्नाकर की बात करें, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की महत्वपूर्ण रचना है। कुवलीय माला कथा की बात करें, अद्यतन सूर्य की यह रचना, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो ये चारों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, गोस्वामी विठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष है। 1555 ईस्वी, 1560 ईस्वी, 1558 ईस्वी, 1565 ईस्वी। आपको बताना है कि गोस्वामी विठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना कब की गई थी। तो कब की गई थी, ऑप्शन की बात करें, पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। 1565 में अष्टछाप की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो विठलनाथ के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21, सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह। बताइए। अगर हम यहाँ पर बात करें, सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, ये क्या है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, तो ये कथन महत्वपूर्ण कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, सूरदास, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चिंतामणि से अभी इनके हाल ही में बीपीएससी के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं अशोक के फूल, कुटूजी, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की बात करें, अभिशाप, जौहर, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। बच्चन सिंह की बात करें, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये भी एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, गुरु नानक देव की माता का नाम क्या था। यहाँ पर इनकी माता का नाम पूछा गया है, लक्ष्मी, वितस्ता, रूपना या तृप्ता। बताइए, गुरु नानक देव की माता का नाम क्या था। अगर हम ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। तृप्ता देवी क्या था, गुरु नानक देव की माता जी का नाम था। इनकी माता जी का नाम क्या था, तृप्ता देवी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य 3 से भिन्न है। मूर्धन्या, मणिकर्णिका, कितनी धूप में कितनी बार,
वट वृक्ष की छाया में। आपको यहाँ पर विधा की दृष्टि से रचना पूछी गई है कि कौन सी तीनों से इनमें अलग है। अगर हम यहाँ पर बात करें ऑप्शन की, तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होने वाला है। वट वृक्ष की छाया इन तीनों से भिन्न है। क्यों भिन्न है? ये तीनों क्या है? ये क्या है? तीनों रचनाएं आत्मकथा है। ये क्या है? ये तीनों रचना क्या है? आत्मकथा है। और वट वृक्ष की छाया की बात करें तो अमृतलाल नागर की क्या है? जीवनी है। और किसके द्वारा ये रची गई है? ये कुमुद नागर के द्वारा रची गई है। ये रचना किसकी है? कुमुद नागर के द्वारा रचित ये रचना है। कब इसकी रचना की गई? तो 2006 में इसकी रचना की गई। और ये रचना किस पर आधारित है? तो इस रचना में अमृतलाल नागर की जीवनी है। किसमें? वट वृक्ष की छाया में। तो ये क्या है? एक जीवनी है। तो आप ये भी नोट करते ही चलेगा, इसलिए ये क्या है? इन तीनों रचनाओं से भिन्न है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। अतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ यहाँ पर आपसे पूछा गया है। अतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ है आंतों में बीमारी हो जाना, हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना, पेट में आंतों का न होना, मन में किसी प्रकार की शंका होना। बताइए, अतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें ऑप्शन की, तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। अतड़ियों में बल पड़ना, हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना, इसका क्या है? अर्थ है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में तद्भव शब्द नहीं है। राजा, खेत, किसान, दाहिना। यहाँ पर तद्भव शब्द नहीं पूछा गया, कौन सा इनमें से नहीं है? बताइए, कौन सा इनमें से तद्भव शब्द नहीं है? अगर हम यहाँ पर बात करें ऑप्शन की, तो दूसरा ऑप्शन हमारा नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है। तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। राजा क्या है? तद्भव शब्द नहीं है। ये क्या है? तीनों तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। कालिदास ने अभिज्ञानम शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते ही चलेगा। आप यहाँ पर पूछा गया है कि कालिदास ने अभिज्ञानम शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? 15, 20, 18 या 24? बताइए। अगर हम बात करें तो कितने यहाँ पर छंदों का प्रयोग किया है, तो ऑप्शन हमारे 4 सही होने वाले। 24 छंदों का यहाँ पर क्या किया गया? प्रयोग किया गया है। अगर हम अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करें, इसमें किसकी यहाँ पर इसमें किसका इसमें चित्रण किया गया है? तो राजा दुष्यंत और शकुंतला का इसमें क्या किया गया है? चित्रण किया गया है। इस नाटक में 7 इंच में अंक है। और ये किसके द्वारा लिखी गई है रचना? तो ये कालिदास के द्वारा रचित रचना है। ये भी कई बार यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। गुणवाचक शब्द अयुत्तम किसके लिए प्रयुक्त होता है? 10 लाख, 5,000, 1 लाख, 10,000। यहाँ से आपसे पूछा गया अयुत्तम किसके लिए प्रयुक्त होता है? अगर हम बात करें अयुत्तम की, तो किसके द्वारा यहाँ पर प्रयोग किया जाता है? अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होना है। 10,000 के लिए अयुत्तम यहाँ पर प्रयुक्त होता है। अगर हम यहाँ पर बात करें 10 लाख की, तो 10 लाख के लिए क्या होता है? नियुत्तम यहाँ पर प्रयोग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से। बताइए, कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, ये कथन किसका है? तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया? ऑप्शन की बात करें, पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा ऑप्शन हमारा सही है। बच्चन सिंह के द्वारा ये कथन कहा गया है। अगर हम बात करें कबीर को, तो कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसके द्वारा कहा गया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा गया है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ऐसे पूछा गया है, तो आप ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अगर हम बात करें तुलसीदास जी को, तो तुलसीदास जी को जातीय कवि कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में यहाँ से पूछा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं चिंतामणि, सूरदास, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। ये भी क्वेश्चन कई बार यहाँ से एग्जाम में पूछा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें, अशोक के फूल, कुटुज, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया माना है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। यहाँ से आपसे पूछा गया है कि आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया माना है? बताइए, आपको यहाँ पर बताना है कि किस वेद से लिया गया माना है।
अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा। तो किस वेद से लिया गया माना है, तो यजुर्वेद से लिया गया माना है। अभिनय किससे लिया गया माना है, तो यजुर्वेद से माना है। अगर हम बात करें सबसे प्राचीन वेद किसे कहा जाता है, तो ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना गया है। आचार्य भरत मुनि की बात करें, आचार्य भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र की रचना की गई। इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा गया नाट्य शास्त्र, और एग्जाम में भी कई बार यहाँ से ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाते ही चलेगा। एग्जाम में कई बार यहाँ से आया है। नाट्य शास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई है, तो आचार्य भरत मुनि के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30, भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल है 1730 ईस्वी, 1741 ईस्वी, 1750 ईस्वी, 1761 ईस्वी। बताइए भाषा योग वशिष्ठ, ये भी क्वेश्चन कई एग्जाम में यहाँ से पूछा गया है। अगर हम बात करें भाषा योग वशिष्ठ की, तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। इसकी रचना काल क्या है, 1741 में इसकी रचना की गई है। इसके रचनाकार कौन है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि तो इसके रचनाकार कौन है, राम प्रसाद निरंजनी। राम प्रसाद निरंजनी के द्वारा भाषा योग वशिष्ठ की रचना की गई है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे क्लास का एक अंतिम क्वेश्चन है, ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा से शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है, जैनेन्द्र कुमार, अमृतलाल नागर, यशपाल, उषा प्रेमवदा। और आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन है, जो इस यहाँ पर पेपर के जो नेक्स्ट क्वेश्चन रह गए हैं और भी बचे हुए क्वेश्चन वे हम नेक्स्ट क्लास में आपको कराने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि 31वां क्वेश्चन, ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा से शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है। बताइए किससे संबंधित है। तो ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा। किससे संबंधित है, अमृतलाल नागर से संबंधित है। अगर हम बात करें हिंदी में प्रथम जीवनीकार कौन माने जाते हैं, तो गोपाल शर्मा शास्त्री माने जाते हैं पहले जीवनीकार। ये भी क्वेश्चन कई बार यहाँ से एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी क्लास। जो क्वेश्चन और रह गए वो हम नेक्स्ट क्लास में आपको कराएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन के साथ में आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे उसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी या बुरी लगी उसके बारे में भी आप हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं इसी वीडियो में ऐसे क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपना माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।